ड्यूटी के प्रति भी हमारे स्वागत करता हूँ। तो क्लियर कर दूं, जो कुछ दिनों से एसबीआई में चल रहा है, कैटेगरी बी की जो दशा है इस वक्त, आप लोग ये सोच सकते हैं कि कोविड टाइम चल रहा है, यानी ये लॉजिकल चीज है, तो ऐसा नहीं है विश्वास करने का आपको है। आप पहले सपोज करिए, विश्वास करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग शिकायत करते हैं कि यूनियन क्या कर रही है, यूनियन ये नहीं कर रही है, यूनियन को करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मांगे हैं, हमारे कस्टमर भी क्या कहते हैं, हम उनको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप विश्वास करना सीखें। मार्टिन लूथर किंग का बड़ा अच्छा कहावत है कि भाई दौड़ सकते हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ पा रहे हो पहले चलो, नहीं पहले चल पा रहे हो नहीं हो, जो कर सकते हो वो करो। आप अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने किसी भी राइट्स के लिए अगर खुद मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर रहा है उसका सहयोग करिए, उसको भाग लीजिए। और ऐसा नहीं है कि यहां जो लोग बैठे हैं केवल उन्हीं की डिमांड, ये तो पूरे एसबीआई का भविष्य है। आप अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो दूसरा कौन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। देखिए आप लोग सबके सब यहाँ इकट्ठा हुए और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग बुलाई गई है ये एक नॉर्मल गेट मीटिंग है। जैसे कि मैं कहीं जाता हूँ तो मैं पूरे ऑफिस में घूम के सबसे मिल नहीं सकता, इसलिए एक ऐसी मीटिंग बुलाई जाती है। इसका हमारे जो एजुकेशन नोटिस हमने दिया था उससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उनको हमने अभी 14 दिन के जबरन कर रखा है। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्याध्यक्ष राहुल जायसवाल जी, राज्य सचिव मनीष चौहान जी, आरओ यूनिट कमेटी के रीजनल सेक्रेटरी और रीजनल प्रेसिडेंट तथा यहाँ मौजूद मेरे बहादुर साथी,
दौरान पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरी आवाज में थोड़ी वो तबीयत खराब सी लग रही थी। तो हो सकता है जो नॉर्मल मेरी आवाज है वैसी आवाज आज रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों के बीच ऐसा नहीं कि कुछ कारण ऐसे रहे जब हमने पिछले 2 या 3 महीने का मैंने जो घटनाक्रम रहा उसको मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि चलो लोगों को चल करके कुछ बातें बताई जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप पढ़ते तो है, लेकिन व्हाट्सएप में आप सब कुछ लिख नहीं सकते। आज लखनऊ तक मैं आया हूँ, एक सवाल पूछने आया कि क्या कारण था, क्योंकि जब मैंने 13 तारीख को एजुकेशन नोटिस दिया था मैनेजमेंट को, उसके बाद कुछ साथियों ने मुझसे ये बात पूछी कि हर बार ESU क्यों, हर बार एग्जीक्यूटिव स्टाफ में ही एजुकेशन क्यों करे। तो मैंने उनको एक ही तय किया था कि मुझे इस पोस्ट पे बैठे हुए 7 साल हो गए, जनरल सेक्रेटरी बने हुए, और 7 साल में मैंने कभी ये चीज नहीं देखा कि मैं रिकॉग्नाइज हूं या नहीं। मैंने हमेशा सिर्फ एक चीज देखा कि अगर एम्प्लॉय हरासमेंट हो रहा है, मैनेजमेंट की तानाशाही हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जब हमने एजुकेशन नोटिस लगाया 13 तारीख को, आप सभी ने देखा होगा 17 तारीख को मैनेजमेंट ने एक लेटर इशू किया, उसमें 3 अलग-अलग कोर्ट के जजमेंट उसमें कोर्ट किए गए। आश्चर्य की बात ये थी कि 17 तारीख को काफी लेट, शाम को 6 बजे के बाद वो लेटर आया हमारे पास, और मैनेजमेंट से ज्यादा मुझे लगा हमारे जो साथी यूनियन के लोग हैं उनको ज्यादा जल्दी थी कि इनके एजुकेशन को इलीगल घोषित किया है। जिस तरीके से उसको
घुमाया गया, जिस तरीके से उसका प्रचार किया गया उस लेटर का, इतना मैनेजमेंट ने उम्मीद नहीं किया होगा कि उनको इतना सपोर्ट मिलेगा किसी यूनियन से। और लोगों तक ये पहुंचा है कि जी लीगल है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लोगे, आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। जब हमने 19 तारीख को उसका रिप्लाई दिया मैनेजमेंट को, फिर मैनेजमेंट लास्ट में हम लोगों को ये कह दिया कि भैया हम आपको मीटिंग दे रहे हैं, आपके जो चार्टर डिमांड्स है उसके ऊपर हमने कमेंट्स मांगी है सेक्शन से, और साथ ही उन्होंने सारे को एक लेटर लिखा कि जो आपके लेवल का मैटर है वो आप अपने तरफ से रिजॉल्व करके हमें बताएं। आज तक एसबीआई के इतिहास में ये बात नहीं हुई कि मैटर कमिटी नहीं आया हो और उसकी वजह से अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, किसको पता है कि याद है कि हमारे चार्टर और डिमांड कितने डिमांड कितनी डिमांड है टोटल? 20 डिमांड। पिछले साल जब एजुकेशन लगाया था उसमें 10 डिमांड, इस बार उसमें 20 डिमांड है। भाई क्या कारण है जो एजुकेशन नोटिस में चार्टर और डिमांड 20 हो रहे? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि 4 साल से जो यूनियन सत्ता में बैठी है अपने आप को तो रिकॉग्नाइज करती है, कैसी हम इसी पॉलिसी मैटर डिस्कस कर सकते, वो उसकी नाकामी को दिखाता है कि अभी भी वो 20 मुद्दे हमने चार्टर डिमांड में रखने पड़े। अगर आप लोगों को याद होगा पीरियोडिकल मीटिंग इन्होंने जब मांगा मैनेजमेंट से 73 पॉइंट्स, 4 साल से आप है और अभी भी अपने पास 73 पॉइंट पेंडिंग रह गया। इससे बड़े लाभ की बात कुछ नहीं हो सकती।
है तो वो मैनेजर को सपोर्ट कर। ये रेगुलेशन 22 का मैटर जो है ये मैनेजमेंट का मैटर है, मैनेजर का मैटर। ये आप लोगों में से कितनों को लगता, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि सभी जवाब मैं दूंगा। कितने लोगों को लगता है कि 22 का जो मुद्दा है ये एक्चुअली मैनेजर का मुद्दा है, कैटेगरी 3 का कोई लेना देना ही नहीं है। साथियों 22 का मुद्दा 22 ऐसा नहीं कि कोई नई पॉलिसी आई है। 22 स्टाफ रेगुलेशन में आज नहीं है, जब से स्टाफ रेगुलेशन बना तब से है। लेकिन जो चीज गारंटी भी होता है, गारंटी जब तक सांस रहता है किसी को चिंता नहीं होती है, लेकिन जब वो फटना शुरू करता है, जब उसमें से लावा बाहर निकलना शुरू होता है तब उसका टेंशन होना शुरू होता है। बाइस को हमेशा था 2022 तक 22 के ऊपर कुछ नहीं हो रहा था, सब शांत था। लेकिन जब 2023 में मुद्दे को नया रूप देने को उठाया गया तब लोगों को चिंता होने लगी। आज हम आराम से कह सकते हैं कि भाई मैनेजर्स का मैटर है, कैटेगरी 1 का मैटर है, कैटेगरी 3 का क्या। लेकिन साथियों क्या आप पूरी जिंदगी कैटेगरी 3 रहने वाले हो? नहीं, आप भी कैटेगरी 2 बनो। और अगर कैटेगरी 3 रहना पड़ गया स्टैग्नेशन की वजह से तो 30 साल की नौकरी जिस दिन पूरी कर लोगे आप उसके रिव्यू में आ जाओ। मेरी लड़ाई ये नहीं है कि 22 के मुद्दे पे आप क्यों लोगों को बाहर कर रहे हो। एक पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 56 है, यहाँ पे भी 22 आप कर लो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर कोई सीबीआई का केस है, कोई एसीबी का केस है, मैं कोई न्यूसेंस क्रिएट करता हूँ, मैं साल भर से अकाउंटिंग विदाउट गायब हूँ, तो मेरे ऊपर एक्शन समझ में आता है। मेरी लड़ाई बात की है कि आप मुझे ऐसा लगती है कि मैनेजर कैसे बात कर सकते। ये ऑपरेशनल चार्ज जो काम करेगा गलती उससे होगी,
चीज को आज बेस बना कर मुझे बात करते 30% SCI मेरा ऑफिस में 70% फील्ड में बैठा हुआ है। आज आप बोले रीजनल ऑफिस में, मैं भले हेडक्वार्टर में हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि यही ट्रांसफर पॉलिसी ये कहती है कि 15 साल मैक्सिमम। आज तो कल हमें भी फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में अपने साथियों से पूछिएगा। मैं गया हरियाणा में मीटिंग कर रहा था, मैंने ऐसी पूछा, मेरे ही बैच का था। मैंने उससे पूछा, भाई कितने चार्जशीट है अभी तक? 11-12 साल की नौकरी में उसके साथ हो चुके माइनर। आप उसको डर गया कि 3 और हो गया, तो आज नहीं तो 12 साल बाद जब मैं रिव्यू में आऊंगा तो ये 10 साल 10 साल ये बंद नहीं होता। SCI में हमेशा ये हो रहा कि कोई फाइल होता पीछे क्या हुआ, क्या हुआ है तो 2023, 24, 25 ये सिलसिला शुरू हो जाए। हमारी लड़ाई सिर्फ क्राइटेरिया के ऊपर है। क्यों फील्ड में कोई नौकरी करना चाहेगा? आज जो 12 साल नौकरी किया है फील्ड में, अब तो वो यही चाहेगा कि मैं भी ऑफिस आके बैठ जाऊं। कम से कम नंबर ऑफ चार्जशीट तो बच्चे रहेंगे। कि 12 साल बाद मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं, ये आज डिसाइड होगा। क्योंकि जो क्राइटेरिया एक बार फिक्स हो गया वो चेंज नहीं होगा। और जो सोच के बैठे कि मैं आरओ में हूँ, मैं जेडो में हूँ, मैं हेडक्वार्टर में हूँ, कोई एम्बुलेंस नहीं पी के आया। आज क्यों 2004, 2005 का जो कोर्ट का जजमेंट है उसको लेकर के यूनियन को लिखना पड़ा है कि रेगुलेशन 19 में कोई एक बार नहीं है, कोई नंबर ऑफ सर्विस नहीं है।
लेकिन उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए क्यों लिखना पड़ रहा है? भाई जजमेंट 2004-5 का आज क्यों लिख रहे? जैसे बारिश दो था लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं होता था। हमें लगा था कि 19 से तब इस्तेमाल हो, लेकिन जब तुम जीएस ने धमकी देना शुरू किया इसके बेस बना करके, तब उसकी जरूरत आ गई कि नहीं अब उसको स्ट्राइक डाउन करवाना है। कुछ लोगों को लगता होगा यार ये तो बेवकूफ मेडिटेशन करती है। बना दिया अरे इलीगल एजुकेशन, इलीगल एजुकेशन घुमाओ सब चल रहा। और आपने क्या किया? लेटर एक साइड में लेटर सीएमडी को पूरा 2 गज का लेटर के नीचे लेकर इसमें ट्रीटेड एज नोटिस ऑफ एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन नोटिस कर रही है? 7 दिन 10 दिन के बाद आपने क्या किया? सीधा सीएससी को लेटर निकाल दिया, आप इंटरव्यू करो। अरे नहीं करना कुछ तो तमाशा तो मत करो। आरएससी को आप इन्वॉल्व करो। आरएससी के पास क्या अथॉरिटी है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अलावा उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अरे कितने मैटर आरएससी के पास है? जब मुझे मैनेजमेंट ने 17 तारीख को लेटर दिया कि आपका एजुकेशन इलीगल है, जो मैंने 19 तारीख को रिप्लाई दिया उसमें भी मैंने आरएससी का प्रोसीडिंग लगाया। पिछले साल से वो आरएससी की प्रोसीडिंग पेंडिंग है। 1 साल से ऊपर हो गया। ये काम है आरएससी का। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो ये भी मत लिखो, इसमें भी ट्रीटेड एज नोटिस ऑफ एजुकेशन। 31 मई को मैंने भाई साहब को लेटर दिया था। भाई समय खराब चल रहा है, तूने एक हो जाएगा। 31 मई को फिर मेरे ख्याल से 5 जून को इनकी कोई मीटिंग थी हेडक्वार्टर में। 5 जून की इनकी कोई मीटिंग थी हेडक्वार्टर में। मैं हेडक्वार्टर गया। हेडक्वार्टर में आए भाई साहब, मैंने इनको मैसेज किया था भाई मिलना है, क्या करना है, आता हुआ हेडक्वार्टर मिलते हैं। 6 तारीख की बात है साहब। एजुकेशन नोटिस
13 तारीख को दिया उसमें हमने लिखा कि भाई इकट्ठे हो। मैंने ऐसा नहीं सिर्फ उनको लिखा, मैंने जितनी यूनियन से एसोसिएशन है सबको लिखा है। अरे रिप्लाई नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं सपोर्ट में आना मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम मैनेजमेंट की गोद में तो ना बैठ जाओ। 13 तारीख को हमने नोटिस लगाया, 17 तारीख को भाई साहब हेडक्वार्टर पीडीपी के पास जाकर के बैठ गए। मतलब अधूरी किसी चीज जो ट्रेड यूनियन का काम होना चाहिए सीआई के अंदर, उसको खत्म करके रख दिया। मैं तो सोचा था कि जब दुर्गा साहब ने रिजाइन किया कि हो सकता है कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि भाई साहब उनको भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन ये भाई साहब तुमसे भी एक नंबर ऊपर निकल गए। एक साइड को हेडक्वार्टर ट्रांसफर नहीं लेना। अरे लखनऊ बैठ करके आप हॉलीडे चलाओ, ऐसा कौन सा मुंह आपको पकड़ के रखा है लखनऊ? और अगर आप लखनऊ से लाभ तो नहीं ले सकते हो तो पोस्ट नहीं लेते। हेडक्वार्टर में इनके ही लोग इनको ढूंढते मिलेंगे भाई। हफ्ते में 4 दिन, किसी दिन 2 या 3 हफ्ते में एक बार आएंगे, 4 आदमी लेकर के आएंगे और वापस जाएंगे। मैंने सोचा इसलिए कि लखनऊ चल के ही भाई साहब नहीं करना है, साथ नहीं देना मत, तो कम से कम मैनेजमेंट बोलने तो जाकर मत बैठो। मैनेजमेंट से ज्यादा आपको ज्यादा जल्दी हो जाती। इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है करना शुरू कर देते। ये 22 का मुद्दा भले लोग और कह रहे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बाहर हो रहे, कैटेगरी 3 नहीं आएंगे। क्या आज हम कैटेगरी 3 है, हम नहीं आएंगे कल कुछ में। आज आरोप में बैठा कोई आदमी ये न सोचे कि वो पूरी जिंदगी आरोप में बैठा रहेगा। आपकी ट्रांसफर पॉलिसी 15 साल का लिमिट है रिजनल ऑफिस में, उसके बाद तो जाओगे। रेस्टोरेंट का मुद्दा कब तक 8 महीने कितने आरटीएसी बैठे में 2014, 2016 बैठ आज उठाइए।
मीटिंग मिलेगी मैनेजर से मैं उससे बात भी करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं रेजोल्यूशन करवाऊं। प्रमोशन हर किसी का अधिकार, लेकिन आपके लिए होता है एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रांसफर पॉलिसी आई, कमेंट्स मांगा, हमने कमेंट्स दे दिया। इनका कहना भाई कमेंट्स क्यों दे दिया, ये चलेगा कहा। ओ क्या मिला, जजमेंट मिला कि इनको एक मीटिंग दे दी जाए, इनकी बात सुनी जाए। क्या अमेंडमेंट हो गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को अगर याद होगा, पीछे जाने से बात सुनी जाए। क्या अमेंडमेंट हो गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को अगर याद होगा, पीछे अचानक से सर्कुलर निकला कि ओटीएस लिंक के अंदर रहेगा और पीएलआई करनी होगी। अगर जो पुराने लोगों को याद हो गई थी, ये कोर्ट में गए जजमेंट लेके आगे स्टे किससे मिला, जब तक आप रिटायर नहीं हो। जिस दिन आप रिटायर होने वाले थे, आपकी पीएलआई कभी आएगी होगी। ऐसे ऐसे आरएनसी नोटिस लगाने का क्या फायदा। पूरा दिन पिटाए लोगों ने। आरएनसी से सेक्शन 33 का नोटिस आ गया जी, सेक्शन 33 का नोटिस आ गया। और जिस दिन इन्होंने नोटिस का लेटर डाला, 11/8 मैनेजमेंट ने बुलाया, सेक्शन 33 है, आपको स्टेटस को मेंटेन करना पड़ा 15 मिनट के बाद और 22 ऑर्डर निकाला। आरएससी को हमने भी दिया हुआ लेटर, जिस दिन बनते गया बुलाने की क्या कर देगा। आरएससी में कंसिडरेशन चलेगा, नहीं बात बनती है कोशिश फाइलों नहीं। मेरा नहीं लेबर को अरे ट्रेड यूनियन कर रहे हो, पहला धर्म तो ये होता है कि पहले प्रोटेस्ट तो कर लो किसी चीज का। सांकेतिक प्रोटेस्ट करके देख लेते। अब मैनेजमेंट ने मीटिंग हमें दे दी तो उसमें भी दिक्कत आ गई। ये भी बताओ, मैनेजमेंट जैसे हमें लेटर दे दिया कि आप अपना एडिटेशन रोक दीजिए, हम आपको मीटिंग देने वाले चार्टर ऑफ डिमांड। भाई साहब ने ऐसे प्रोटेस्ट लेटर लिख दिया, हम सोचे यूनियन है, आप हमको मीटिंग कैसे दे सकते। मतलब मैं कुछ करेंगे और
किसी चीज का भी पराकाष्ठा हो सकता है, वो आज के डेट में एफसीआई चल रहा है। कितना नीचे ट्रेड यूनियन को लेके जा सकते, अरे कितना नीचे जाओ भाई। तुम अपने 73 पॉइंट की पीरियडिकल मीटिंग नहीं रखना, तुम एजुकेशन नोटिस नहीं लगा, तुम आरएनसी में गए हो भाई, आरएनसी पर भरोसा है, आरएनसी ने बुलाया कब 11 अगस्त को, उसके पहले कितने भाई जाएंगे कोई नहीं जानता। अरे कम से कम भूल के भी लोग तो कर दो कि ऐसा रखिए कि चार्जशीट पे नहीं होना चाहिए, लोगों को बाहर नहीं करना चाहिए। क्या मांग लिया मैंने, हमने ये तो नहीं कहा कि भाई को बाहर ना करो, हमने कहा ऐसा रखिए कि चार्जशीट पे माइनस किसी टैक्सेस इमीग्रेशन के करते छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन के इसको समझिएगा। जिस हिसाब का मैनेजमेंट चल रही है, इसका टारगेट दूसरा है। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, क्या रघुनंदन जी होने तो मैं क्या दिक्कत है, मैनेजर सो रहे, प्रमोशन की वैकेंसी बन जाएगी, हम प्रमोशन हमें प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसी सोच है लोगों की, मतलब खुद के प्रमोशन के लिए दूसरे की नौकरी खा जाओ। मैनेजमेंट कोई प्रमोशन देने का मूड में नहीं है, सैमसंग रिस्ट्रक्चरिंग पेंडिंग है, सारे पोस्ट एबोलिश हो सकते हैं। कम से कम किसी की नौकरी खतरे में डाल करके तो मत ये सोचो कि मैं प्रमोशन हो जाए। पूरे चार्टर ऑफ डिमांड में कौन सा गलत मुद्दा उठाया, अभी मरीज भाई ने बताया CWC को इंक्रीमेंट मिल गया, हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई कोविड के इंक्रीमेंट। क्या हमने ऐसी कमी कर दी कि कोविड के इंक्रीमेंट हमें नहीं मिलेगा। आपने ये कहा था कि कोरोना के टाइम में जो एक्सपायर होंगे इनको हम नौकरी देंगे, आपने वो एक सर्कुलर विड्रॉ कर लिया। आपसे हम कहने को मैसेज करने की पॉलिसी, कौन पॉलिसी जो बना रहे हो वो फाइनल कर दो। कैबिनेट मांग लिया मैं, कितने कॉल आते हैं कि सर हमें झूठा दिलासा दिया गया था, कब फाइनल होगा, कब फाइनल होगा। ऐसा कौन सा हमने गारंटी मांग रख दिया उसको, और आपको दावे के साथ
और जिस दिन हमें मीटिंग मिलेगी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम, क्योंकि कुछ चीजों में रिप्लाई क्या आएगा हमें मिनिस्ट्री को भेजना नहीं चाहिए ये रिप्लाई। आपकी मिनिस्ट्री भेज देने से खाली मैटर नहीं होगा, उसको परस्यू नहीं करना। कोविड इंक्रीमेंट खाली कैटेगरी 3 4 के लिए तो है नहीं, तो कैटेगरी 1 को भी मिल रहा है। आपका अपना मुद्दा उसके लिए जोर लगा दो। ये जो डिले प्रैक्टिस चल रहा है, मुझे मैनेजमेंट से भी दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट से सिर्फ इतना दिक्कत है कि भाई 22 का क्राइटेरिया चेंज। दिक्कत इससे अब ज्यादा होने लग गई है, जो मैनेजमेंट से भी गंदा काम कर रहे हैं। लोगों को गुमराह कर दो, भाई हम आरएससी चलेगा, आरएससी किस चीज का आरएससी से डिसीजन लेके आ गए ये तो बता दो। 4 साल बाद लीज एकोमोडेशन और होटल फैसिलिटी का मुद्दा होगा। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यार ये वालों ने पोल क्यों चलाया। इनको क्लियरली जब इनकी मीटिंग में बता दिया गया कि अगर आप लीज एकोमोडेशन कैटेगरी के लिए मांगते हो तो याद रखना, मतलब अगर आपने लीज एकोमोडेशन कैटेगरी के लिए लिया तो हम फ्री है ट्रांसफर पॉलिसी में अमेंडमेंट करने के लिए, और कैटेगरी 2 को और कैटेगरी 3 में जो अंतर किया गया था कि आउट ऑफ रीजन और विद इन रीजन, सिर्फ लीज की वजह से था। मैनेजमेंट दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज आप लीज ले लो, मैनेजमेंट उसको अमेंडमेंट कर देगी कि अब कैटेगरी 3 को भी लीज देगी, अभी उनको भी कुछ लोगों का कहना होगा कि पिछले साल तो भाई कैटेगरी 3 को बाहर किया ही किया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर जबरदस्ती करना बाहर और एक क्लॉज अमेंडमेंट हो जाना ट्रांसफर पॉलिसी में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। होटल फैसिलिटी की बात करते कितने लोग यहाँ से टूर पे जाते हैं, जब टूर पे जाता है ना, कितने लोग फील्ड से आए 2-4 साल नौकरी करनी। इससे पूछिएगा जब किसी सेंटर पे लगाया जाता है, जब मंडियों में लगाया जाता है, कौन सा होटल मिलता है। अभी कम से कम ये होता है कि
आरटीए का, कॉन्ट्रैक्टर का जो अरेंजमेंट मिलता है कैसे कैसे रहते आते और कंपोजिट ये ले लेते। क्या कंपोजिट ये के नाम लेते ना, आपने क्या कहा नहीं होटल फैसिलिटी पुलिस ने चलाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सच्चाई सबके सामने रखी कि कितने लोगों को होटल फैसिलिटी मिल सकती है पीटीसी सेंटर और मंडियों में। ऐसे बिराने जगह पर होता है जहाँ होटल्स नहीं होते, फिर क्या होगा, फर्जी बिल्ला हुए, यही होगा ना। फिर कंपोजिट ये बंद हो गया तो दावा क्या किया जा रहा है, ये हमारी यूनियन की जिम्मेदारी है। किसी ने कहा, मैसेज मैंने पढ़ा था कि बिना अमेंडमेंट के हम लीज और ऑप्शनल मिलेंगे, होटल भी मिले और कंपनी भी मिले, ये जो हम चाहेंगे तो ऐसे कर लो जैसे आपको पता नहीं कि क्या चल रहा है। और अमेंडमेंट छोड़ो, पूरी ट्रांसफर पॉलिसी आई बिना आपसे पूछे क्या किया आपने। अमेंडमेंट करने में को टाइम लगेगा। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम लोगों को मूर्ख बनाना नहीं आता, हम लोगों को गुमराह करना नहीं जानते। हम क्लियरली सकता है। इनको क्या काम रहता है, लोगों को मूर्ख बना के रखे, लोगों को डरा के रखे रहो। अरे डराने के लिए मैनेजमेंट है ना, आप क्यों वो काम कर रहे हो। तो साथियों, कहीं से भी हमारा एजुकेशन एक तो इलीगल नहीं था, दूसरा 22 का मुद्दा कहीं से भी सिर्फ कैटेगरी होना, कैटेगरी का नहीं है, ये हमारे का मुद्दा है। क्योंकि आज भी तो हम आएंगे नहीं, मेरी 12 साल की नौकरी हो गई, 18 साल फिर तो ओवर रिव्यू में कैटेगरी 3 भी रह गया, तो 30 साल की नौकरी दिन पूरी रिव्यू में आ जाओ। अगर मैनेजर बन गया तो 50 साल की उम्र पे आ जाओ। तो कैसे कोई ये कह सकता है कि 2200 के लिए अगर यूनियन लड़ती है तो मैनेजर्स के लिए लड़ रही है। कहीं से कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये देखकर।
आप खुद कैटेगरी 3 हो, 2011 बैच से हो और आप इस तरह के काम कर रहे हो कि दूसरी यूनिवर्सिटेशन कर रही है तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दो, मैनेजमेंट पास जाके बैठ जाओ और नहीं कुछ तो भाई तुमको हमें मीटिंग मिल गई है तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट लेटर दे दो। उनको बोलिए लखनऊ से बाहर की दुनिया है, कोई कौन सा मोहन को पकड़ के रखा है लखनऊ में मुझे नहीं पता। कभी कभी तो ये भी लगता है मुझे कि उनको जनरल सेक्रेटरी यूपी बनाया गया है। पहले जनरल सेक्रेटरी यूपी था, आज भी वो जनरल सेक्रेटरी यूपी है और इंडिया में नहीं बन सके। लेकिन इनको एक बात क्लियर कर दिया जाए कि चाहे कितना भी ये प्रोपेगेंडा कर ले, कितना भी इम्प्रेस को बहकाने की कोशिश कर ले, एम्प्लॉय यीशु के साथ था, है और रहेगा। हमारी सारी बातों को सुनना, हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आप लोग सभी लोग इसी प्रकार से अपना पूरा समर्थन हमें देते रहेंगे।